Divyani. Welcome to my YouTube channel, and this video is going to be very interesting because in this video I am going to tell you tips and tricks to learn the chapter business environment very easily. So without wasting any time, let's get started. So the chapter is business environment, first chapter of ISC Commerce class 12th. We will start with the definition. सम टोटल ऑफ ऑल इंटरनल, जो भी मैं कीवर्ड्स मार्क कर रही हूँ आप अपने आंसर्स में वो कीवर्ड्स को मार्क करिएगा. दैट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर. सो द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल इंटरनल, एक्सटर्नल एंड जनरल फैक्टर्स. इंटरनल जो फर्म के अंदर है, एक्सटर्नल जो फर्म के बाहर है, और जनरल फैक्टर्स जो सारी फर्म्स को जनरली अफेक्ट करते हैं. दैट इन्फ्लुएंस और अफेक्ट दी वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे फैक्टर्स जो कि इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और जनरल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग एंड परफॉर्मेंस, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को और वर्किंग को अफेक्ट करते हैं. दैट फैक्टर्स आर बिजनेस एनवायरनमेंट. सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर्स इज बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ कम टू फीचर्स. फीचर्स के लिए एक बहुत छोटा सा वर्ड है जिससे आप फीचर्स याद कर सकते हैं. फीचर्स तो 11 दिए हुए हैं बुक में, पर कोई मिनिमम अगर आपको याद करने तो आप 6 लर्न करिए, बिकॉज हमारे पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो 6 का आता है, तो आप मिनिमम 6 लर्न कर लीजिए. तो हम यहाँ पे 7 लर्न करेंगे, एंड दैट वर्ड विल बी, जो हमें लर्न करने में हेल्प करेगा, दैट इज़ डक्टिंग. डक्टिंग, आपको बस ये वर्ड याद करना है, डक्टिंग, DUCTING. अब डक्टिंग से पहला वर्ड जो अराइज होता है डी से, दैट इज़ डायनेमिक. सेकेंड इज यू से अराइज होता है अनसर्टेनिटी. थर्ड इज सी, लेट इट बी कॉम्प्लेक्सिटी. फोर्थ इज T, fifth is I, sixth is N, and seventh is G. T से totality of external forces. I stands for interrelatedness. N stands for non-controllable. And seventh is G. G stands for general and specific फोर्सेस. यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन दूंगी इन सारे फीचर्स का. बाकी आपको अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मेरा एक अलग वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं. डायनेमिक मीन्स कि ये सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी डायनेमिक होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं रहता. अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है. अनसर्टेन होता है क्योंकि हम प्रेडिक्शंस करते हैं अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, और प्रेडिक्शंस हमेशा सही नहीं होते, इसलिए इट इज़ अनसर्टेन. कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, चेंज होते जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स होता है उन सबको मैनेज करना, तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में. तो फोर्थ इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल होता है, सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. यहाँ पे हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इंटरनल की बात और जनरल की बात नहीं कर रहे हैं. तो एक्सटर्नल फोर्सेस की टोटलिटी होती है सम टोटल ऑफ.
इंटर रिलेटेडनेस, सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ फैक्टर्स जनरल फैक्टर्स भी होते हैं, तो बहुत सारी फर्म को अफेक्ट करते हैं। जब बहुत सारी फर्म को अफेक्ट करते हैं तो एक सिंगल फर्म इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, तो दीज फैक्टर्स आर नॉन कंट्रोलेबल। सेवेंथ इज जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। कुछ जनरल फोर्सेस होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। जनरल फोर्सेस कौन से हो गए हमारे? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फोर्सेस हैं, जनरल हो गए। स्पेसिफिक फोर्सेस कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, फिनेंशियल्स, ये सारे फोर्सेस स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। सो नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के लिए भी एक छोटा सा वर्ड है, दैट इज स्पेक। अब मैंने स्पेक की स्पेलिंग ऐसे लिखी है, तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मुझे स्पेक की स्पेलिंग नहीं आती। स्पेलिंग आती है, बट इनसे हमें वर्ड्स अराइज करने हैं, इंपॉर्टेंस अराइज करने हैं, तो हम उसकी स्पेलिंग ऐसे लेंगे, SPE और CCC। इससे आपको ईजी हो जाएगा रिमेंबर करने में। तो फर्स्ट हम कुछ और लेंगे। फर्स्ट होगा, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट से हम एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंस निकालेंगे, दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट इस वर्ड में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था इस पैक में, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये आपको ऐसे याद रहेगा कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंस मीन्स स्टार्ट विथ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड इज S, अब हम इससे स्टार्ट करेंगे। थर्ड P, फोर्थ E, फिफ्थ C, सिक्स्थ again C, and seventh again C. S stands for strategy formulation. P stands for public image and brand equity. E stands for early warning signal. CCC customer focus. Again C stands for coping with change. Continuous learning. अगेन मैं इन सभी का बहुत ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो फर्स्ट वी कम टू फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हैं, इसके अवेयर होते हैं, तो हमें पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, अपॉर्चुनिटी को अर्ली ग्रैब करने का मौका मिल जाता है। हम अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं, उनसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेंगे। अगर हम एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को स्कैन करना इस तरह इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। दैट विल हेल्प आवर बिजनेस एनवायरनमेंट टू ग्रो। थर्ड इज़ पब्लिक इमेज। आप बिजनेस एनवायरनमेंट की तरह, जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, मान लीजिए कि अगर कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो रही है और हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं, तो हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो वो इमेज बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इन द सेंस कि कस्टमर्स की जब डिमांड फुलफिल होंगी तो वो खुश होंगे हमारे प्रोडक्ट से, हमारी कंपनी से खुश होंगे, तो पब्लिक इमेज बनेगी, एक इमेज बनेगी हमारी कंपनी की। फोर्थ इज़ अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट से अवेयर हैं, उसको देखते रहते हैं, उसको स्कैन करते रहते हैं, तो हमें पता चलेगा अगर कोई भी थ्रेट है जो कि हमारी फर्म को अफेक्ट कर सकता है बैडली, तो हम उसके लिए पहले ही तैयार रहेंगे, पहले ही हम कुछ सल्यूशन निकाल लेंगे। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल देगा वो। फिफ्थ इज़ कस्टमर फोकस। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं, उसकी तरफ मतलब अपना ध्यान
लगा रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कैसे क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमें कस्टमर के बारे में पता चलेगा कि कस्टमर्स की डिमांड कैसे चेंज हो रही है, कस्टमर किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट में कोई ऐसी कमी है जो कस्टमर को लग रही है, कस्टमर फेस कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। तो कस्टमर फोकस में हेल्प करेगी एंड दैट विल हेल्प आवर बिजनेस टू ग्रो, टू बी सक्सेसफुल। सिक्स्थ इज कोपिंग विद चेंज। बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर हम उसको स्कैन कर रहे हैं तो जो भी चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो दैट विल हेल्प इन चेंज, कोपिंग विद चेंज, जो हमें पब्लिक इमेज भी प्रोवाइड करेगा। सेवेंथ इज कंटिन्यूस लर्निंग। लगातार लर्निंग में हेल्प करेगा, हमारी नॉलेज को बिल्ड करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी नई नई चीज़ें आएंगी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिमांड, ये सारी चीज़ें हमें लर्निंग में हेल्प करेंगी, हमें कुछ नया सीखने में हेल्प करेंगी, नॉलेज प्रोवाइड करेंगी हमें। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें इसके लिए ये स्पेक वर्ड याद रखना है और फिर सारे ये वर्ड्स हमें इनसे मिल जाएंगे। नाउ वी कम टू द dimensions of business environment. There are two dimensions of business environment. First is micro and second is macro. Micro में एक word हमें याद रखना है, that is direct. Why direct? Because micro environment includes all those factors and forces that directly influence the working and performance of a business organization. मैक्रो में एक वर्ड है दैट इज इनडायरेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट क्यों? बिकॉज मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम माइक्रो के पार्ट्स में आएंगे। माइक्रो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स हम अभी पढ़ेंगे। इंटरनल फैक्टर्स में एक वर्ड है दैट इज विदिन। विदिन क्यों? बिकॉज इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड्स दोज फैक्टर्स दैट आर विदिन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर प्रेजेंट विदिन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अफेक्ट्स इट। तो इंटरनल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए टॉपिक्स, ये वर्ड कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो द फर्स्ट लेटर इज टी। टी से आता है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। इस पे आ गया टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और इधर भी है हमारा वर्ड टॉप। तो जहाँ हमें इंटरनल फैक्टर का ये टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर याद आएगा, तुरंत हमें ये टॉपेस्ट वर्ड भी याद आ जाएगा। तो हमें याद रखना है ये टॉप। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन, प्रोफेशनलाइजेशन, डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर्स कितने प्रोफेशनलाइज्ड हैं या नहीं हैं, एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये तीनों चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं वर्किंग और परफॉर्मेंस की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। सेकेंड वर्ड इज ओ। ओ से क्या आता है? ओ से आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशंस। ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू द रिजल्ट एंड डेस्टिनेशन। ऑब्जेक्टिव से रेफरेंस होता है रिजल्ट से। ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू रिजल्ट और मिशन से रेफरेंस होता है पर्पस और इंटेंशन से। ऑब्जेक्टिव्स क्या गाइड करते हैं? ऑब्जेक्टिव एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स, पॉलिसीज़ और रिसोर्सेज का एलोकेशन, ये तीन चीज़ देखते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं पर हमें प्लान्स, पॉलिसीज़ और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तीन चीज़ ऑब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस करते हैं। और मिशन जो पर्पस होते हैं, इंटेंशन होती हैं, वो क्या गाइड करती हैं? वो प्रायोरिटीज़ गाइड करती हैं, स्ट्रैटेजीज़ गाइड करती हैं और डेवलपमेंट प्रोसेस गाइड करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स और मिशन का ये काम होता है। अब हम आएंगे थर्ड लेटर में। थर्ड लेटर इज़ पी।
पी से क्या होगा? पी मीन्स पावर स्ट्रक्चर। Power structure means the internal power relationship between whom? Between board of directors and chief executives. चीफ एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है वो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि फर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। फोर्थ इज आई। आई स्टैंड फॉर इमेज ऑफ द कंपनी। इमेज ऑफ द कंपनी भी इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? किन किन चीज़ों में कंपनी की इमेज इन्फ्लुएंस करती है? फाइनेंस रेस करने में, डीलर्स चूज़ करने में, सप्लायर्स चूज़ करने में, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में और फॉरेन मार्केट में एंटर करने में। इन सब चीज़ों पे कौन क्या इन्फ्लुएंस करता है? कंपनी की इमेज इन्फ्लुएंस करती है। ये हो गए हमारे 4 इंटरनल फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स और बचे हैं, वो भी देखते हैं। फिफ्थ लेटर इज सी। सी से क्या आता है? सी से आता है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? कैसा कल्चर है हमारा? तो वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स ऑफ फाउंडर्स एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फाउंडर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, चीफ एग्जीक्यूटिव्स की और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। इन लोगों की हरकतें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ फाउंडर्स एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी exercises a strong influence on what company stands for, how it does things and what it considers important. इन 3 चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है कॉर्पोरेट कल्चर। 6 इज एच। एच से क्या है? एच से है ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन आ जाते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ की मोरल, मोटिवेशन और कॉम्पिटेंस। ये चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अदर रिसोर्सेज क्या है? अदर रिसोर्सेज हैं इसके एसेट्स, फिजिकल पोजीशंस, फैसिलिटीज़। ये सारे रिसोर्सेज भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ये हो गए इंटरनल फैक्टर्स। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। नाउ वी कम टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए वर्ड हमें याद रखना है आउटसाइड। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अफेक्ट द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट डायरेक्टली। ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर प्रेजेंट हैं और उसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को याद करने के लिए भी एक वर्ड है, दैट इज एफपिक्स। पिक्स तो आसानी से याद रहेगा, एफ भी उसमें हम याद कर लेंगे। एफपिक्स, फर्स्ट से एफ याद आ जाएगा फर्स्ट। तो पहला देख लेते हैं, एफ से क्या है? एफ से है फिनेंशियल्स। फिनेंशियल्स कौन है? जो हमें पैसा देते हैं, जो फर्म को पैसा प्रोवाइड करते हैं। इससे लोग कौन से होते हैं? स्टेक होल्डर्स हो गए, डिवेंचर होल्डर्स हो गए, ये हैं शेयर होल्डर्स, नॉट स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक्स, ये सारे हो गए फिनेंशियल्स। सेकंड क्या आ जाते हैं? सेकंड पी स्टैंड फॉर पब्लिक। पब्लिक में क्या है? पब्लिक ऐसे लोग जिनका पोटेंशियल इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में, वो पब्लिक के अंदर आते हैं। पब्लिक के अंदर आते हैं मीडिया आती है, लोकल कम्युनिटी आती है, एनजीओज आते हैं। फिर थर्ड इज आई।
आई से क्या है? आई से है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन है? ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चर और कस्टमर्स के बीच में आते हैं। मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने में जो लोग अगर बीच में आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने में, प्रमोट करने में, दैट आर इंटरमीडियरीज। ये कौन से हो सकते हैं? ये एजेंट्स हो जाते हैं, होलसेलर्स हो जाते हैं और रिटेलर्स हो जाते हैं। ये 3 इंटरमीडियरीज हो सकते हैं मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इज सी। सी से क्या है? सी से होगा कस्टमर्स। कस्टमर्स मेन होते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर होते हैं, हार्ट होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के लिए वर्क करता है, उन्हीं के लिए बनाया जाता है। कस्टमर्स ऐसे लोग जो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, परचेज करते हैं, पैसा देते हैं। तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, ज़रूरत होती है। अगर वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। देन अगेन सी, सी हेयर स्टैंड फॉर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कौन से होते हैं? जो हमारे फर्म से कॉम्पीट करते हैं। टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट एंड सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स ऐसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे टीवी का एग्जांपल लेते हैं, टीवी एलजी, सैमसंग, वीडियोकॉन, ये सारी कंपनीज जो हैं टीवी बेचती हैं। इनडायरेक्ट वो होते हैं जो सेम टाइप ऑफ नीड को तो सेटिस्फाई करते हैं पर प्रोडक्ट सेम नहीं होता है। सेम टाइप ऑफ नीड जैसे एंटरटेनमेंट एक हमारी नीड है। एंटरटेनमेंट कौन कौन प्रोवाइड करता है? सिनेमा भी प्रोवाइड कर सकता है और कैशिनोज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों इस चीज़ में, इस फील्ड में कॉम्पीट करते हैं। ये दोनों सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते लेकिन सेम नीड सेटिस्फाई करते हैं। सिक्स्थ इज एस। एस स्टैंड्स फॉर सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन लोग होते हैं? जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। ये रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर सकते हैं और फिनिश्ड गुड्स भी सप्लाई कर सकते हैं। रॉ मटेरियल अगर सप्लाई करेंगे तो हम उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके सेल करेंगे और फिनिश्ड गुड्स ही सप्लाई कर रहे हैं तो हम सीधा उन्हीं को रीसेल करेंगे। तो सप्लायर्स हमें ये प्रोवाइड करते हैं, जो हमें बेचना है उसकी नीव हमें सप्लायर्स से प्रोवाइड होती है। यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स फिनिश होते हैं। नाउ वी कम टू द मैक्रो एनवायरनमेंट पार्ट। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर 5 एनवायरनमेंट्स आते हैं और उन 5 एनवायरनमेंट्स को हम एक सिंपल वर्ड से याद कर सकते हैं, दैट इज स्लेप्ट। स्लेप्ट से हम वो 5 एनवायरनमेंट्स, मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो 5 एनवायरनमेंट्स आते हैं उनको हम बहुत ईजीली याद कर सकते हैं। तो पहला लेटर है एस। एस से आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट रेफर्स टू व्हाट? सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल social and cultural forces that influence the working and performance of business organization. social environment social और cultural forces consist करता है। अब इसके अंदर आते हैं components। हर एक environment के 3 components याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये questions में आता है और 3 से ज़्यादा कभी नहीं आता। तो फर्स्ट इज सोशल, वर्ड से ही अराइज हो सकता है, दैट इज सोशल एटीट्यूड्स। सोशल एटीट्यूड्स, कंसर्न, सोशल एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, कंसर्न्स, ये सारे आ जाते हैं। सोशल कस्टम्स, एटीट्यूड्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सारे आ जाते हैं पहले कंपोनेंट के अंदर। तो सोशल वर्ड से ही अराइज होता है, इसलिए ईजी होता है रिमेंबर करना। सेकेंड इज सोशल कंसर्न्स। सोशल कंसर्न्स रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग pollution, status of women and minorities, pollution, status of women and minorities, and role of media, ये सारे, करप्शन, ये सारे हो सकते हैं सोशल कंसर्न्स। थर्ड कंपोनेंट जो हम ले सकते हैं दैट इज डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, इसके अंडर आता है साइज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मेल फीमेल रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
एसेट्रा, ये सारे आते हैं डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के अंदर। अब हम आते हैं सेकेंड एनवायरनमेंट में। सेकेंड एनवायरनमेंट क्या है? सेकेंड एनवायरनमेंट एल से है, दैट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट भी बहुत इजी है। एल स्टैंड्स फॉर लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर लॉज एंड रेगुलेशंस आते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसके अंडर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस। इसके 3 कंपोनेंट्स जो हम याद करेंगे वो हैं लीगल, R&D. First is R&D. R&D here refers to not to research and development but to rights and duties. Rights and duties of citizens. Legal environment के अंदर rights and duties आती हैं of citizens. Second आ जाता है regarding employment. Legal laws regarding employment कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट इज़ लॉज रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, जो कि लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। थर्ड इज़ लॉज रिगार्डिंग लाइसेंसिंग। कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जिनको चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो उनसे रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो दैट कम अंडर लीगल एनवायरनमेंट। ये 3 हो गए कंपोनेंट इसके। अब आगे के एनवायरनमेंट्स के बारे में बात करते हैं। So the third environment is E. E stands for economic. Economic environment. Economic environment comprises of all the factors and forces related to means of production. Means of production and distribution of wealth. Means of production and distribution of wealth. इनसे related जो भी फैक्टर्स होंगे वो सारे होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, विच इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्रॉफिट्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कैसी पॉलिसीज़ आती हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है, फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सेकेंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी अफेक्ट करता है, ये भी एक कंपोनेंट है, स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड इज इकोनॉमिक इंडिसेस। इकोनॉमिक इंडिसेस क्या है? इंडिसेस हो गई GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, रेट ऑफ सेविंग्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारे होते हैं इकोनॉमिक इंडिसेस, जो इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं ऑफ अ कंट्री, वो सारी इंडिसेस हो गए। Fourth is PP, stands for political environment. Political environment के अंदर क्या आता है? It consists of factors and forces concerning management of public affairs. Political के अंदर public affairs आते हैं and their impact on business. Political environment के अंदर क्या आता है? वैसे factors और forces जो पब्लिक अफेयर्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं और उनके बिजनेस में जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उससे रिलेटेड। अब इसके कंपोनेंट्स आते हैं पॉलिटिकल के। पॉलिटिकल सिस्टम एक कंपोनेंट है। सेकंड इज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और थर्ड इज पॉलिटिकल प्रोसेसेस। इसके अंदर क्या आते हैं इन कंपोनेंट्स के अंदर? सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आ जाती है नेचर एंड आइडियोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या आता है? नेचर एंड आइडियोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? सेंटर स्टेट का जैसा रिलेशन है, स्ट्रक्चर के अंदर आता है रिलेशन।
relation between center and state. Processes, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में होती पार्टी सिस्टम्स कहते हैं कैसे हैं, इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, उनकी फंडिंग कैसे हो रही है, ये सारे आते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर। इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर फॉरेन पॉलिसीज़, डिफेंस पॉलिसीज़ ये भी आती हैं, और रिलेशंस ऑफ कंट्री विद अदर कंट्रीज़ ये भी कंपोनेंट्स आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट में आ जाएगा फॉरेन पॉलिसीज़, और फिर पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ कंट्री विद अदर कंट्रीज़। तीसरे आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिफ्थ एनवायरनमेंट है ये। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टेट से रिलेटेड होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। इसका भी एक कंपोनेंट है R&D। यहाँ R&D से मतलब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस से है हमारी कंट्री के। सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजिकल लेवल कैसा है हमारी कंट्री में। थर्ड इज़ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में या नहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे कंपोनेंट्स भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स, टेक्नोलॉजिकल लेवल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे फैक्टर्स कंपोनेंट्स हो जाते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ से हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट भी फिनिश होता है। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज़ स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस में कोई शॉर्ट वर्ड लेने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि वो पहले से ही हमें शॉर्ट करके ही मिला हुआ है। तो S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity and T stands for threat। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मीन्स इनहेरेंट कैपेबिलिटी। स्ट्रेंथ में हमें एक वर्ड याद रखना है, दैट इज इनहेरेंट कैपेबिलिटी। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेंथ की डेफिनेशन कहती है दैट स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी दैट विच कंपनी कैन यूज टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। Which company can use to get strategic advantage over its competitors। तो ये दो वर्ड हमें जो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन में याद रखनी है, दैट स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी दैट हेल्प्स इट टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। इसी का जस्ट अपोजिट है वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस अपोजिट वर्ड्स हैं, यहाँ पे भी वो अपोजिट ही आएंगे। दिस इज इनहेरेंट कैपेबिलिटी, दिस इज इनहेरेंट कॉन्स्ट्रेंट और वीक, इनहेरेंट constraint or limitation। inherent constraint of a organization that creates strategic disadvantage for it। उसके लिए strategic एडवांटेज क्रिएट करते थे ऐसी कैपेबिलिटी और ऐसी लिमिटेशंस एक कंपनी की जो उसके लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर देती हैं। फिर आता है थर्ड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में वर्ड हमें याद रखना है, दैट इज फेवरेबल कंडीशन। अपॉर्चुनिटी मीन्स फेवरेबल कंडीशन इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब बाहर के एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी कंपनी के अंदर की बात है, इंटरनल मैटर है स्ट्रेंथ और वीकनेस, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आउटसाइड मैटर्स हैं, बाहर की कंडीशंस हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी मीन्स favorable conditions in the company's external environment which helps it to strengthen its position। कंपनी के बाहर में जब अच्छा एनवायरनमेंट होगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा जो कंपनी को उसकी पोजीशन को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करेगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी। और थ्रेट क्या है? थ्रेट अपॉर्चुनिटी का जस्ट अपोजिट है, दैट मीन्स अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन इन द company's external environment that causes a damage or risk, that causes a damage or risk to the company's position। ये external matters हैं, opportunity और threat जो हैं external matters हैं जो कंपनी के अंदर नहीं बाहर के हैं, और strength और weakness कंपनी के internal matters हैं।
कंपनी की कैपेबिलिटी और कॉन्स्ट्रेंट, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताती है, और बाहर का फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बताता है। तो ये वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हर एक डेफिनेशन में याद रखने हैं जो हेल्प करेंगे स्वॉट एनालिसिस को अच्छे से डिस्क्राइब करने में। Here we finish our chapter business environment। तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.